जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी। इन दोनों चैप्टर को मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले एक चैप्टर और अपलोड करा था ऑप्टिक्स, उसमें अच्छे व्यू भी आए हैं, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा है, उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है, इसी पैटर्न के फॉर्मूले याद रखना है और इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड क्या है 1 मीटर, एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वन। देखिए जो जो गिवन है वो लिख लें। पहले हमें अगर साइड की बात करें, स्क्वायर है तो एरिया निकाल लें, तो एरिया क्या आएगा साइड का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 1 ओम, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 टेस्ला यानी कि हाफ। ठीक है, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट यहां पर है एक लाइन, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले प्लेन ऑफ द लूप, तो प्लेन जब कभी भी एंगल बनाता है तो जितना भी एंगल बनाएगा 90 में से उसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 90 में से परपेंडिकुलर 90 कम करेंगे तो कितना आएगा 0। प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 90 में से पैरेलल मतलब 0, सब्ट्रैक्ट करते कितना आता 90। मतलब ये है अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारा 0 रहेगा, प्लेन पैरेलल है तो थीटा हमारा 90 रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो प्लेन जितना भी एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला था। ठीक है, अब क्या बोला है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, फ्लक्स बताना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो फाई को फाई लिखा, बी की वैल्यू क्या है 0.5, एरिया कितना है 1 और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 हुआ, 0.5 का मल्टीप्लाई तो कितना बचा 0.5 वेबर, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 वेबर। बस ध्यान रखना है प्लेन ऑफ द लूप कैसे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न कितने दे दिए 800, और एरिया कितना दे दिया हमें, इफेक्टिव एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। कैसे रखा है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेट कर रहा है 90 डिग्री से अराउंड एनी इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड, टाइम दे दिया हमें 0.1 सेकेंड, ये हमें क्या दिया है टाइम दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज क्या बताई, प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, जो प्लेन है उसे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। मतलब पहले हमारा जो प्लेन रखा था वो कैसे रखा था देख लें, तो क्या लिखा है इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा तो इसको ऐसे रखा है। तो अगर ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर कैसे जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, भाई एरिया वेक्टर क्या रहता है हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ऐसे रखा है। पहली कंडीशन देखो क्या लिखा, 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया दिस इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है, तो एरिया वेक्टर तो इधर ही जा रहा, तो थीटा कितना बन रहा 0 पहले केस में। फिर इसको 90 डिग्री घुमाया, जैसे 90 घुमाया अब थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें यहां पर बताना क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो फैराडे सेकेंड लॉ ने क्या बताया था, E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी।
ठीक है, इसका मतलब है माइनस ऑफ डेल्टा फाई का मतलब φ2 माइनस φ1 अपॉन में डेल्टा टी। पहले वाले केस में थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री, बाद वाले केस में थीटा कितना है 90 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो होता क्या है n इंटू बी इंटू ए, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है 800, b कितना होता है, b यहां पे किया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू एरिया कितना है 0.05। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं पॉइंट हटाता तो नीचे 100 आता। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर 100 से 2 जीरो कट, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, 25 इंटू 8 ऐसे लिख देता हूं, 25 इंटू 8 इंटू पावर देखते हैं, जब पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, 2 जीरो कट, इनकी पावर माइनस 5 को ऐसा का ऐसा लिख, मतलब हमारे पास 25 इंटू 8 करना है कितना है 200, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। भाई 25 इंटू 8 कितना हुआ 200 हुआ, 2 जीरो जो बच रहे हैं मैंने 10 की पावर माइनस 5 में कम कर दिए, तो कितना मैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। ये हो गया पहले वाला फ्लक्स। बाद में एंगल कितना हो गया, बाद में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया बी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स 0। अब ईएमएफ के फॉर्मूले में रख दो, माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 अपॉन में डेल्टा टी, तो ई को ई लिखा, माइनस लगाया, φ2 की वैल्यू 0, φ1 की वैल्यू आ रही थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा टी था 0.1। डेल्टा टी कितना दिया था 0.1 और φ1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वैल्यू रख देते हैं यहाँ ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट। अगर डिवाइड वैसे लिखना है तो 0.02 वोल्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कैसे दिया हुआ है, 0.02 वोल्ट इस टाइप से दिया। आंसर क्या है 0.02 वोल्ट। समझने वाली चीज ये थी, क्या लिखा था, कॉइल दिया है, एरिया दिया है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो एरिया है वो कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है, तो एंगल कितना बना 0, फिर इसको 90 डिग्री घुमाया, तो एंगल कितना बना 90। बस वही केस लेना था, पहले वाले में 0 एंगल लिया हमने बी ए कॉस 0, बाद में हमने 90 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पैटर्न। और अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का रेजिस्टेंस दिया इस बार 400 ओम, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम इज दिस वन। फ्लक्स की वैल्यू दे दी है, कितना है 50 टी स्क्वायर प्लस 4, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। द करंट इन द कॉइल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम हमारा 2 सेकेंड है, उस समय करंट बताना है। तो करंट जो होता है इसे लिखते हैं हम I इक्वल टू ई बाई आर। ई जो होता है इसे क्या लिखेंगे, तो 1 बाई आर को 1 बाई आर लिखो, ई को लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। क्या लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। अगर हमें कैसे भी डी फाई बाई डी टी पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। पहले ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, फैराडे लॉ है ना, डी फाई बाई डी टी जो आता है ई के बराबर। तो डी फाई बाई डी टी कैसे लाए, तो यहां से ऐसे लिखो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी लिखा, फाई की वैल्यू रख दो, फाई कितना दिया है 50 टी स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 50 तो 50 रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 2 आगे आएगी, टी को टी लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो यही बचेगा 2t प्लस, यहाँ पे टाइम है नहीं तो 0 हो गया, मतलब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा 100t। और t की वैल्यू दी थी 2 सेकेंड, तो 2 रख दो, तो 100 इंटू 2, ये आ गया हमारा 200। ये क्या है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब हमें लाना क्या था यहाँ पे करंट, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करते 200 बटा 400, 1/2। आगे देख लेते पेज है क्या, नहीं, यहां लिख लेते हैं ईएमएफ। तो E इक्वल टू क्या लिखा, करंट इक्वल टू क्या लिखा E बाय आर। तो E की वैल्यू है 200, R की वैल्यू है 400, डिवाइड करेंगे आएगा 0.5।
एम्पियर। यही हमारा आंसर है 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं, सही है सब। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। कहाँ रखे हुए हैं, सेम प्लेन पे रखे हैं, और दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हैं जिनकी रेडियस r1 r2 है। मतलब ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो दो लूप दिए हैं। कितने लूप दिए हैं, दो लूप दिए हैं। ठीक है, हाँ आगे क्या लिखा हुआ है, इन द सेम प्लेन विद दियर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। उनके सेंटर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ये पहला हमने लूप ले लिया ऐसा, और एक ये लूप ले लिया ऐसा, दो लूप ले लिए, और दोनों की रेडियस ले लेंगे अलग अलग। यहां लिखा r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 इसको ले लिया और r2 इसको ले लिया। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे बोला क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले मतलब समझ लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या करते हैं, एक कॉइल में करंट देते हैं और दूसरी कॉइल में अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। तो होगा क्या, हम करंट देंगे बड़ी वाली कॉइल को, किसको देंगे, बड़ी वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, बड़ी वाली कॉइल। कितना बनाएगा, तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I अपॉन में 2r। ये होता है सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया। अच्छा, फ्लक्स किसको मिलेगा, छोटी वाली कॉइल को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा छोटी वाली कॉइल को बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन। तो कितना मिलेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। तो B की जगह B1 और एरिया छोटी वाली कॉइल का, छोटी वाली कॉइल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। छोटी वाली कॉइल का रेडियस क्या है, R2। तो ये हो गया, B की वैल्यू रखो, B की वैल्यू क्या है, μ0, इसको I1 लिख लो, I1 अपॉन में 2R1 इंटू ये लिख दिया पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स। हलाना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स अपॉन में करंट। करंट यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो करंट यहां से हटा दो तो क्या बचा, μ0, क्या बचा, μ0 और आई हट गया, पाई बचा, R2 स्क्वायर बचा अपॉन में 2R1 बचा। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आया। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा M21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1 के। किसके बराबर हुआ, R2 स्क्वायर बाय R1 के। ये हमारा हो गया। ठीक है, एक मिनट देखता हूं कोई आया हुआ है। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या था, R2 स्क्वायर बाय R1। तो R2 स्क्वायर बाय R1 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के यहाँ कुछ फॉर्मूले एक लिख लेते हैं पहले, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ0 μr n1 n2 a बाय l। ये होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। किसके लिए होता है, फॉर टू लॉन्ग सोलेनॉइड, टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मान लो कोई कॉइल है, उसके अंदर मैंने आयरन की रॉड रख दी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, ये तो सबको पता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस के केस में भी आता है। ठीक है, तो ये हमें मेन फॉर्मूला याद रखना है। ये कैपिटल N1 N2 होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 4 माइक्रो हेनरी। इसको कन्वर्ट करना है तो कर लो 10⁻⁻6 हेनरी, अदरवाइज हम आगे देख लेते। कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे दी 2 एम्पियर। ये देखो लास्ट ईयर आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
अब स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला इंडक्टर में होता है हाफ Li², जैसा कैपेसिटर में होता है हाफ CV², वैसे यहाँ हाफ Li²। इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो वैल्यू रखो, हाफ को हाफ लिखा, L की वैल्यू दी थी 4 × 10⁻⁻⁶, करंट का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, 2 से कट करो 2 आया, 2 × 4 8 आया, 8 माइक्रो, ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में होगी, तो 8 माइक्रो जूल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखोगे। अच्छा चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया था, करंट आई इन अ कॉइल वेरीज विथ टाइम एज सोन इन द डायग्राम। ये फिगर में दिया हुआ है, करंट आई जो है ये इंड्यूस करंट है, मतलब हमारे पास एक कॉइल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और रोटेट कर रहा होगा, तो जो ग्राफ बना है इंड्यूस करंट और टाइम में वो ये बना है। बोला क्या है, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम वुड बी, ईएमएफ का पूछा है, तो जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ उसे लिखते हैं -(d∅/dt), मतलब जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ईएमएफ को क्या लिखते हैं, ईएमएफ होता है -(d∅/dt). तो ध्यान ये रखना है, जब ईएमएफ हमारा चेंज होगा, जब ये चेंज होगा तो सॉरी, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ मिलता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से यहां चेंज हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है मतलब कि फ्लक्स चेंज हुआ होगा, बराबर है। तो ईएमएफ का ग्राफ कैसे बनेगा, एक चीज और, ईएमएफ हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा मतलब कैसा ग्राफ मिलेगा, तो 0 से T/4 तक हमें ईएमएफ मिला होगा एक जैसा कांस्टेंट, 0 से 0 ये हुआ यहां से T/4 तक, ऐसा ये मान लेते हैं कितना हो गया T/4। इसके बाद देखें T/4 से T/2 तक देखें तो करंट क्या है, कांस्टेंट हो गया, मतलब इंड्यूस करंट क्या हो गया, एक जैसा हो गया, मतलब उस समय क्या हुआ होगा, फ्लक्स हमारा चेंज नहीं हो रहा होगा, फ्लक्स मिल तो रहा होगा बट फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा मतलब हमारा जो फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो। भाई फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो ईएमएफ हमने जीरो कर दिया T/4 से T/2 तक। ये हो गया, अगला यहां लिख लेते हैं T/4 से T/2 तक। अब आगे देखें तो T/2 से T/4 तक, आगे वाला T/4, उस समय करंट हमारा एकदम से डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ होगा। अब फ्लक्स अगर चेंज होगा मतलब ईएमएफ भी चेंज होगा। तो ईएमएफ अब क्या हो जाएगा, पहले माइनस में था, अब फ्लक्स जो हो रहा है जीरो हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तभी तो करंट डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज करेगा तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कहां तक, 3T/4 तक। तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को आप ध्यान रखोगे। कैसे बनाया, देखो अगर करंट हमारा पॉजिटिव है तो ईएमएफ हमारा माइनस में होगा, क्योंकि फॉर्मूला ईएमएफ का -d∅/dt होता है। और जब करंट हमारा उधर नेगेटिव की तरफ गया, जीरो की तरफ गया, करंट बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, तो ईएमएफ हमारा क्या होता है, माइनस माइनस प्लस यानी कि बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ध्यान रखेंगे, ऐसा स्क्वायर बनते हैं ना, ट्रायंगल में नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। A solenoid, a long solenoid has 500 टर्न्स। 500 टर्न्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न दे दिए 500। आगे क्या है, when a current of 2 एम्पियर is passed through it, करंट कितना गया, 2 एम्पियर करंट गया। ठीक है, the resulting magnetic flux link with each turn of the solenoid is this, magnetic flux link with each turn, एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है उसकी वैल्यू बताइए 4 × 10⁻³ वेबर, एक टर्न से, है ना। आगे क्या, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो भाई ऐसा होता है, जो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, L = phi = Li होता है, क्या होता है Li, तो ये हम लोग लिखते हैं phi = L = phi/I। तो phi = Li, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू Li नहीं लिख सकते। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो फ्लक्स phi = Li लिख दो, नंबर ऑफ टर्न जितने होंगे उतने का मल्टीप्लाई करना, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखो। n की जगह कितना, 500,
फ्लक्स एक टर्न का कितना था 4 × 10⁻³ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, करंट था 2, करंट को डिवाइड कर दो, करंट डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, मतलब एल आ गया हमारा 1 हेनरी। कितना आया 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट बन रहा, 2 से 2 कट करो 2 आया, 500 का 2 में मल्टीप्लाई 1000 आया, 10 की पावर +3 10 की पावर -3 कट के 1 हो गया, तो 1 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट स्क्रीन देखूं पहले मैं, हाँ चल रही, मुझे याद आया कि मैंने बंद कर दिया था क्या। चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 40 माइक्रोफैराड, तो पहले फैराड में कन्वर्ट कर लें। 220 वोल्ट दिया है, यानी कि आरएमएस वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी वोल्टेज आपको ऐसा दे दिया जाए, कुछ भी ना बताए कि कैसा वोल्टेज है, कुछ भी नहीं बताया, मतलब वो आरएमएस वोल्टेज होगा। जब तक बोले नहीं कि पीक है या मैक्सिमम या पीक वोल्टेज है, तब तक आपको आरएमएस लेना है। आपको कुछ भी नहीं बताया, मतलब आरएमएस वोल्टेज है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, करंट निकालना आई आरएमएस, तो भाई साहब आई आरएमएस को हम ऐसे नहीं लिख सकते वी आरएमएस। अब कैपेसिटर लगा है मतलब एक्सी, भाई सिर्फ कैपेसिटर लगा है ना, मतलब कैपेसिटिव सर्किट है, एक्सी की वैल्यू को ले आओ, तो एक्सी को हम लिख सकते हैं 1/ω_c, फॉर्मूला होता है ओमेगा को लिखते हैं 2πf, सी को सी लिख दिया, वैल्यूज पुट करें, एक्स सी इक्वल टू, इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, 2 को 2, पाई को पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, और सी की वैल्यू कितनी है 40 × 10⁻⁻6। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में उठा के रख सकते थे। मैं एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। देखो 10⁻⁻6 ऊपर गया, 10⁻+6 हो गया, ये हो गया हमारा 100, 100 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारा 4000, 40 है ना, ये 4000 पाई, ये आ गया। 3 0 से 3 0 कट कर दो तो ये ऊपर बचेगा 1000/4 पाई। तो एक्सी को अगर मैं लिखूं तो 4 से इसको कैंसिल करो, ऊपर कितना आएगा 25, 250 पाई, 4 से कैंसिल करो कितना आया 25, और एक जीरो था, यानी कि 250/पाई। ये एक्सी की वैल्यू आ गई, आरएमएस में रख दो, फॉर्मूले में रखें तो आई आर। अच्छा क्वेश्चन आ गया क्या, मतलब मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये तीसरा स्टेप। तो फॉर्मूले में रखें तो आई आर एम एस कितना होगा, वी आर एम एस कितना है 200 अपॉन एक्सी की वैल्यू कितनी 250/पाई, पाई ऊपर आ जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो, ऊपर कितना गया 8, 25 से कैंसिल करो कितना आया 9, पाई की वैल्यू 3.14, यही रखा जाए 3.14। तो अब नियरली वैल्यू ले आते हैं, नियर अबाउट, 3 से कैंसिल करो 3 बार जाता, 3 से इधर कैंसिल और 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा। अच्छा 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे हमारे पास एक ये है कि ये। अब देखो यहाँ पर ये जब मैं कट करूंगा तो यहाँ 3 से वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, 3 से कट करो, मान लेता हूँ 2 बार जाता, 2 बचता, 0 बढ़ाते 6 बार जाता, मतलब लगभग 2.6, आंसर नंबर 2.54। भाई 2.05 तो होगा नहीं, इतना तो क्लियर हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2.6 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं निकालेंगे अपन, 3.14 में उलझ जाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। In a region of magnetic induction B equal to 10⁻⁻² टेस्ला, a circular coil of radius 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया है सर्कुलर कॉइल का, और रेजिस्टेंस ऑफ पाई स्क्वायर होगा, ये होगा पाई स्क्वायर ओम, इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B एंड विच फॉर्म्स अ डायमीटर ऑफ द कॉइल, विच फॉर्म्स नहीं रोटेट्स होगा,
If the coil rotates as 200 rpm, the amplitude of the alternating current induced in the coil. देखिए क्या बोला, इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, कितना है 10 की पावर -2 टेस्ला। अ सर्कुलर कॉइल रेडियस दे दिया सर्कुलर कॉइल का 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर लिख के। तो अगर इसको लिखें तो पाई को पाई, आर स्क्वायर मतलब इसका मीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसका स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर मतलब ये हो गया 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया को 30 का हो गया 900, 3 का 9, ये 900, और इसका हो गया 10 की पावर 900 पाई लिख लो पहले, 900 पाई इंटू 10 की पावर -4, यानी कि एरिया को लिख सकते हैं 9 पाई इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्या करा मैंने, यहाँ 2 पावर से 2 पावर कम कर दी तो 10 की पावर -2 बचा, पाई की जगह पाई, एरिया आ गया। अब क्या बोला है, इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी एंड विच फॉर्म्स अ डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो कोई मतलब नहीं। इफ द कॉइल रोटेट्स 200 आरपीएम, एक 200 आरपीएम मतलब 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहां से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। 200/60 अगर कर देंगे तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करो 10/3, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को लिखते हैं 2πf, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया f की जगह 10/3। तो ये आ गया हमारे पास 20π/3, ओमेगा आ गया, बी आ गया, सब दिया है। लाना क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस इन द कॉइल। करंट लाना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I = लिखेंगे EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो कहानी चल रही है ना जनरेटर की चल रही, जनरेटर में कॉइल घूमता है, जब जनरेटर में कॉइल घूमता है तो जो मैक्सिमम EMF रहता है उसे NAB ओमेगा बोलते हैं। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, जब जनरेटर की बात होगी तो EMF ये होगा, वैल्यूज रख के करंट आ जाएगा। N की वैल्यू कितने टर्न दिए थे, 500 दिए थे शायद, टर्न कितने दिए हैं, टर्न दिए नहीं है तो 1 ले लो, टर्न दिए नहीं है तो 1 ले लो। एरिया कितना दिया है 900 करके आ रहा था, 9π इंटू 10 की पावर -2, ये एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2, देखें आप भाई एरिया कितना है 9π 10 की पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2, ओमेगा है 20π/3, ओमेगा कितना दिया है 20π/3। वो शाम को आएंगे। आर की वैल्यू कितनी है, हाँ नहीं क्लास रहेगी ना, सब रहेगी। आर की वैल्यू कितनी दी है, रेजिस्टेंस दिया हमारा π² ओम, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया π²। सिर्फ अब सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। तो भाई π² से π² तो कट हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 बचा, 10 की पावर -2, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और ये 3 नीचे है और 10 की पावर -4, 3 सेकंड, 6 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ऑप्शन मैच करना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिख रही थी, बाकी मैच करेगा। 6 इंटू 10 की पावर -4 मिली दे रहा है, एक जीरो की एरर है क्या कहीं, एक मिनट, एक एरर दिख गई, 20 था, ये 20 था, 2π नहीं था 20 था, सर आ गए थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ये 20π है ना। तो ये 10 की पावर -3 रहेगा, तो ये भी 10 की पावर -3 रहेगा, मतलब 6 मिली एम्पियर आएगा। कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। 20π/3 था ओमेगा, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एसी सर्किट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E = 202, E कितना दिया है 200 √2 sin 100t वोल्ट में दिया है, इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड,
मतलब कैपेसिटेंस दिया है 10 की पावर -6 फैराड। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, मतलब आई आरएमएस निकालना है। ये पहले जैसा नहीं हो गया। अब आई आरएमएस कैसे आएगा, तो आई आरएमएस को हम लिख सकते हैं ई आरएमएस यानी कि V अपॉन में XC। अब XC की वैल्यू पहले निकाल लें, पहले ई आरएमएस निकाल लें। तो भाई ये होता है E0, ये क्या होता है, इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी ऐसे, V इक्वल टू या E इक्वल टू लिख लो, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है। तो अगर यहां से कंपेयर करते तो E, ये फॉर्मूला है, तो E0 क्लियर हो जाता। E0 कितना आता है 200√2, और E0 को हम लोग क्या लिखते हैं, V RMS होता है E0 बाई √2, तो E0 को क्या लिखेंगे हम लोग √2 इंटू V RMS, √2 इंटू E RMS लिख दिया 200√2। ये होता है E0 का फॉर्मूला, मतलब RMS वैल्यू का फॉर्मूला, E RMS इक्वल टू E0 बाई √2। तो E0 क्या, √2 इंटू E RMS, √2 से √2 कट हो गया, मतलब E RMS तो क्लियर हो गया, कितना आ रहा 200 वोल्ट। अब XC को लेके आओ, तो XC क्या होता है 1/2 पाई FC, या इसको 1/ओमेगा से लिखो ना, ओमेगा तो हमें पता है डायरेक्ट, भाई ओमेगा क्या होता है, ये 100, कंपेयर करके देखो, साइन ओमेगा टी होता है तो ओमेगा की जगह क्या आएगा 100, तो 100 को 100 लिख दिया। और C की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 लिखा, 400 था ना, हाँ, यहाँ 2 पावर से 2 पावर कट हो जाएगी, 10 की पावर -4 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा। XC भी आ गया, करंट के फॉर्मूले में लिखो, सो आई आरएमएस को लिखेंगे हम वी आरएमएस की वैल्यू आ गई है 200 अपॉन XC की वैल्यू आ गई है 10 की पावर 4। 2 पावर से 2 पावर कट हो गया है, या बचा हमारा 2/100, 2/100 100, मतलब इसको पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिख लो, अब मिली में दिया हो तो मिली में देख लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -3। भाई एक काम करो, 1 0 से 1 0 कट करो, तो ये बचता ना, 1 0 से 1 0 कट करते, 1 0 यहाँ बचता, बराबर है भाई, 1 0 से 1 0 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर गया -3, यानी कि 20 मिली है, 20 मिली एम्पियर, ये हो गया। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी और कुछ बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आड़ी तिरछी कैलकुलेशन आए तो वो देख लेना अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। अब इस डायग्राम में आपको इंपीडेंस बताना है, तो इंपीडेंस पहले आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस देखो होता क्या है, तो इंपीडेंस होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें हमें एक चीज नहीं पता, XL और XC, तो भाई XL को लिखते हैं हम लोग ओमेगा L, ओमेगा को लिखते हैं 2πfL, ये XL का फॉर्मूला है। चलो वैल्यू रखते हैं 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और L की वैल्यू कितनी है, L दिया है 50/π मिली हेनरी, मतलब 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करो, पाई से पाई तो कट हो जाएगा, 2 इंटू 50 100, और 100 का 50 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5000, इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये बचा 5 ओम, 5 लिखो, ओम लिखने की जरूरत नहीं है। XL आ गया, अब XC निकाल लो, तो XC क्या होता है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई, F की वैल्यू 50 है 50, और C कितना है, कैपेसिटेंस दिया होगा वहां 10 की पावर 3 अपॉन पाई, फिर यहाँ पाई से पाई कट हो गया, ये हुआ 100, ये 10 की पावर 3, तो 100 और 10 की पावर, सॉरी हाँ माइक्रो दिया था, देखो एक चीज रह गई, माइक्रो फैराड था ना, ये माइक्रो फैराड था, माइक्रो को भी तो 10 की पावर -6 लिखेंगे, तो ये हुआ 100, और 100 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 5 में 6 पावर कम कर दो, तो 10 की पावर -1 ऊपर गया तो 10 बचा ओम। ये आ गया XL और XC, जेड के फॉर्मूले में रख दो, तो यहीं रखना तो यहीं रख दो, जेड इक्वल टू √R², तो R² मतलब 10 का स्क्वायर 100,
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल और एक्सी का अंतर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 125 हो गया अंडर रूट में, 125 से बाहर कितना आएगा 5√5 ओम। भाई 125 है तो कितना आएगा, 25 से कैंसिल करो तो 25 × 5, तो 25 से 5 12 है 5√5। ऑप्शन देखो ये दिया है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट को पैटर्न है, पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले मैं बता देता हूं आपको। देखो एलसीआर सर्किट के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, ये होता है इंडक्टर, ये होता है सॉरी ये रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। पहला रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VR² प्लस VL माइनस VC पूरे का होल स्क्वायर। इसको V² के बराबर ही लिखो, स्क्वायर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। पहला फॉर्मूला ये पूछा जाता है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दूसरा, तीसरा हमारा होता है cos फाई, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। ये होता है R/Z, इसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। एक आती है सबसे खतरनाक रेजोनेंस कंडीशन, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं इसलिए खतरनाक बोलते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसपे इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये ध्यान रखना है, इंपीडेंस मिनिमम करंट मैक्सिमम। इंपीडेंस मिनिमम करना है मतलब क्या करें, एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दो, और जैसे ही ये बराबर हो गए तो 0 हो गया, तो आर और जेड बराबर हो जाएंगे, करंट क्या होगा मैक्सिमम। आर जेड अगर बराबर हुए तो कॉस फाई हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो आर और जेड बराबर हुए तो कॉस फाई कितना बचा 1, तो ये ध्यान रखोगे, पावर फैक्टर 1 हो जाता है, जेड और आर बराबर हो जाते हैं। करंट की वैल्यू जो होती है उसको हम लिख देते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, इंडक्टर और कैपेसिटर वाला पार्ट अगर हट गया तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। प्योरली रेजिस्टिव मतलब करंट जो है सेम फेज में जाएगा, करंट वोल्टेज एक ही फेज में जाएंगे। ठीक है, एक और चीज समझो, सिविल का रूल, ये एक रूल होता है, इसे सिविल बोल देते हैं। सी है कैपेसिटर के लिए, एल है इंडक्टर के लिए, आई है करंट, वी है वोल्टेज। जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट लीड करेगा, करंट लीड्स, और जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो करंट लैग करेगा, करंट लैग्स। ये देखो ये लैग कर रहा, इसमें लीड कर रहा, ये ध्यान रखेंगे बस। अच्छा, प्योरली कैपेसिटिव हुआ तो एंगल 90 डिग्री रहेगा, मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से लीड करेगा, अब प्योरली कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से लैग करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनका यूज करना है अपने को, क्वेश्चन में आएंगे ही। ये देखिए क्वेश्चन, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रजिस्टर R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू AC सोर्स। ये दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस LCR का दिया हुआ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू LCR इज दिस वन। करंट का एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब I0 की वैल्यू दे दी है 10√2 एम्पियर। ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, भाई इम्पीडेंस को क्या लिखेंगे, जेड को लिखते हैं इम्पीडेंस, इसको ऐसे लिखो। करंट दिया है, पूछा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, अब वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज यहां से आ जाएगा तो इसको ऐसे लिखो, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बोला है तो इसको लिख दो V0/Z लिखो, V0/I0 लिख लो, या तो VRMS/IRMS लिखो, जो मर्जी आए। चलो पहले तो हमें आज VRMS लिख लो, ज्यादा बेटर है क्योंकि पहले RMS लेके आएंगे, तो इसको लिख दो VRMS/IRMS, दोनों से कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा। अब हमें लाना है IRMS, VRMS लाना है, IRMS तो पता चल जाएगा। तो पहले हम IRMS लिख लेते हैं, तो IRMS को क्या लिखेंगे, ये पता होगा फॉर्मूला, IRMS को लिखते हैं I0/√2। तो I0 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 10√2 थी, तो √2 से डिवाइड हो गया भैया, 10√2/√2, तो 10 बचेगा, तो ये बचा 10√2 अपॉन में ये √2 है, तो कितना बचा 10 एम्पियर IRMS आ गया। अब जेड लाना है, जेड कैसे लाएंगे, तो पहले V ले आते हैं, तो
तो V का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, V स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो VR कितना दिया था, यहां वोल्टेज ही दे रखा है इन्होंने, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40, इंडक्टर के अक्रॉस 40 और कैपेसिटर के अक्रॉस 10। तो ये 40 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये लिख दिया 40 का स्क्वायर VR की जगह, और VL 40 और 10 ऐसा। तो ये आ गया 1600 प्लस ये आ गया 900, मतलब V की वैल्यू आ गई भाई अंडर रूट में 2500, मतलब 50 वोल्ट। ये आरएमएस है, ये कौन सा आरएमएस रहता है। अब हमें लाना क्या था, जेड, जेड को क्या लिखते हैं, वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखा, वी आरएमएस बाई आई आरएमएस। वी आरएमएस की वैल्यू पता चल गई कितनी है 50, और आई आरएमएस की पता चल गई कितनी है 10। तो आंसर कितना आया 5 ओम। है सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एंड एट फ्रीक्वेंसी। देखो रेजिस्टेंस दे दिया कॉइल का कितना है 30 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है 20 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब हुआ एक्सेल दिया है 20 ओम। भाई ये तो यूनिट से आइडेंटिफाई कर लो या तो नाम ध्यान रखो। आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली आपको 50 हर्ट्ज मिलेगी क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। इफ एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द रेजिस्टेंस इन द कॉइल विल बी। पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कंडीशन थोड़ी चेंज करिए। कंडीशन क्या करा है इसने, बोला है कि 200 वोल्ट का सोर्स ले लें और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें। ठीक है, चलो पहले हमें एक चीज पता है कि एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL। ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी डबल करेगा तो एक्सेल भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। भाई एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस वो तो वही रहेगा कॉइल का, वो तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न चेंज होते हैं तो होता है वो, तो वो तो वही रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्सेल क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बाद वाला और ये पहले वाला, बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो बाद में फ्रीक्वेंसी 100 करा है, पहले 50 थी, मतलब ये आ गया 2। कितना आ गया 2 रेशियो। तो एक्सेल डैश जो नया वाला आया वो आया 2 इंटू एक्सेल। तो एक्सेल डैश की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्सेल की वैल्यू 20 थी, हो गया 40 ओम। फ्रीक्वेंसी एक्सेल डैश आ गया। पूछा क्या था, करंट पूछा था, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ गिवन डेटा क्या है, तो करंट को हम लोग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो वोल्टेज V RMS में ही है, क्योंकि दिया नहीं है तो V RMS ही बोलेंगे। करंट इन द कॉइल बोला है तो V RMS अपॉन में Z क्या लिखेंगे, Z। भाई RL सर्किट हुआ, रजिस्टर और इंडक्टर लगा था सीरीज में, तो V RMS और Z पता चल जाए तो आंसर आ जाए। V RMS तो आ जाएगा क्योंकि 200 वोल्ट दिया है, V RMS तो दिया ही है, Z निकाल लो। Z कैसे लाएं, तो Z को हम लोग लिखेंगे Z इक्वल टू RL सर्किट है तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैल्यू रख दो, अंडर रूट R कितना दिया था हमें, R दिया था इन्होंने 30 और एक्सएल की वैल्यू 40 है, तो 30 और 40 का स्क्वायर करो, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले आया था 50। भाई 40 का 1600 आएगा, 30 का 900 आएगा, 2500 हो जाएगा, बाहर 50 आएगा। जेड आ गया, हमें आई आरएमएस निकालना है। करंट सर्किट में जो आएगा वो आएगा वी आरएमएस बाय जेड। तो वी आरएमएस हमारा दिया था 200 और जेड आया है 50। आंसर आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा, 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो फॉर्मूले वैसे ही है, मैं इसके कुछ फॉर्मूले और लिख देता हूं, है ना। आरएल सर्किट के केस हो या आरसी, सबके लिए कॉमन फॉर्मूला बताता हूं, चाहे आरएल हो चाहे आरसी हो। इंपीडेंस का फॉर्मूला हमेशा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है। अगर आरएल होता तो एक्सएल स्क्वायर हो जाता, आरसी सर्किट होता तो एक्ससी स्क्वायर हो जाता।
ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला। करंट का अगर पूछे, आई आर एम एस का पूछेगा तो लिखेंगे वी आर एम एस अपॉन में जेड, और अगर फाई पूछता है तो कॉस फाई लगा लो, सबसे बढ़िया है आर बाई जेड से। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, लिमिटेड, ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले पहले लिख लेता हूं मैं यहां पर। ट्रांसफार्मर में एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है I1 बाय I2। इसी को हम लिख देते हैं N2 बाय N1, और इसी को लिख देते हैं V2 बाय V1। पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन लगभग इसमें से हो जाते हैं। V2 बाय V1 मतलब V2 2 वाला जो है वो सेकेंडरी कॉइल है, 1 वाला जो है प्राइमरी कॉइल है। क्यों? ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है। 2 कॉइल है। ये प्राइमरी में जो करंट रहेगा I1 रहेगा, इसमें जो मिलेगा वो I2। ऐसा नंबर ऑफ टर्न अलग अलग। दूसरा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। मतलब V1 I1 को मैं V2 I2 लिख सकता हूं। ये दूसरा, ये पहला। ये तीसरे पे आ जाऊं। तीसरा होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला। इसे लिखते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये होता है इफिशियंसी। बस ये फॉर्मूले यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है? A step down transformer connected to a AC main supply 220 volt is made to operate इतना दिया है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट करा है एसी मेन सप्लाई से 220 वोल्ट की, यानी कि प्राइमरी में 220 वोल्ट दिया है। टू ऑपरेट 11 वोल्ट 44 वॉट लैंप, 11 वोल्ट लैंप को ऑपरेट करना है 44 वॉट लैंप, मतलब 44 वॉट जो यानी कि आउटपुट हो गया हमारा। इसको P2 लिख लो, आउटपुट है 44 वॉट। भाई जिसको ऑपरेट करना है मतलब वो आउटपुट में लगेगा। इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट? प्राइमरी सर्किट में पूछा है करंट। तो एक चीज क्लियर हो गई, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होंगे। तो इनपुट पावर को मैं लिख देता हूं V1 I1 और आउटपुट पावर है 44। तो इनपुट पावर की करंट पूछी है तो 44 बाय V1 लिखो। 44 को 44 लिखा, V1 दिया है 220, यही दिया है ना V1 220। अब इसको कट करो, 22 से कट करो, ऊपर 2 आता, 2/10 बचता, 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल सा क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो है, प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर का है वो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा ट्रांसफार्मर हैविंग इफिशियंसी ऑफ 90%। इफिशियंसी दे दिया इस बार 90%, मतलब 90/100। ठीक है, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। ये है इनपुट, इनपुट पावर दे दिया हमने 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट, और इनपुट वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट। भाई इतने पावर सप्लाई दे रहे हैं ना। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6, मतलब I2 की वैल्यू दे दी है 6 एम्पियर। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये लो भैया, ठीक है। करंट इन प्राइमरी कॉइल तो ऐसे ही आ रहा है, कैसे? भाई इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है V1 × I1, तो I1 की वैल्यू तो आ गई, कितना आया
इनपुट पावर अपॉन वो V1। तो इनपुट पावर 3000, V1 200, डिवाइड कर दो 3000 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट करो, 15 आ गया। तो इनपुट करंट तो 15 एम्पियर आ गया। लेकिन इन्होंने इनपुट करंट बाद में पूछा था, तो बाद वाले में सब 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब हमें V2 लाना ही पड़ेगा। V2 ले आते हैं। V2 कैसे लाया जाए? इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, पावर पता नहीं है क्योंकि, तो इफिशियंसी ले आओ। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो इफिशियंसी है 90% इंटू इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो 90 बटा 100 को 90 बटा 100 लिखा और इनपुट पावर दी थी 3000, तो ये आ गया आउटपुट पावर। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो ये 3 9 त्रिक 27, 2 जीरो, और ये आ रहा आउटपुट पावर। आउटपुट पावर को VI लिख सकते हैं, बराबर है। अब क्या दिया था यहाँ देख लो डेटा, V2 लाना था, I2 6 दिया था, V2 लाना था, I2 6 दिया था, 6 2700, तो V2 की वैल्यू आ गई 2700 बटा 6। 3 से कैंसिल करो 900 बचेगा, 3 से कैंसिल करो 2 बचा, बराबर है। 2 से कैंसिल कर दो 450 वोल्ट, यानी कि 450 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज आया सेकेंडरी कॉइल पे, और करंट जो पूछा था प्राइमरी में 15 था, 450 15, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई नया फॉर्मूला लग रहा हो तो बताओ, उसी को घुमा फिरा के हम यूज करेंगे बार बार, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर है 50 एंड 1500 टर्न्स। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न दिए हैं 50 और सेकेंडरी में दिए हैं 1500, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। नंबर ऑफ टर्न अगर सेकेंडरी में ज्यादा हुए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो दिया है 50 प्लस 4t, थोड़ा अजीब है। 5 इज वेबर, t इज टाइम सेकेंड, 50 कांस्टेंट है ना, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, पूछा क्या है? आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो भाई साहब एक फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, मैं इनपुट वोल्टेज तो ला सकता हूं भाई। इनपुट वोल्टेज जो होता है फैराडे लॉ पढ़ा होगा, d∅dt। E या V कुछ भी लिखो, E1 भी लिखते हैं, V1 भी लिखते हैं, बात वही, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड EMF है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो 4 आता भाई। 50 तो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0 हो गया। 4t का करा तो t का 1, 4 बचा, बोलो ठीक है। तो E की वैल्यू तो 4 वोल्ट आ गई, यानी कि V1 की वैल्यू 4 आ गई। अब लाना क्या था? V2। तो भाई एक फॉर्मूला पता है, N2/N1 को हम लोग लिखते हैं V2/V1। तो V2 की वैल्यू कितनी आती? तो V2 आता हमारा N2 मतलब 1500 बटे N1 मतलब 500 इंटू V1, तो ये बचा हमारा 3 इंटू V1 कितना दिया है? 4, ये आ गया 12 वोल्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, वोल्टेज को बढ़ाएगा, 4 वोल्ट था 12 वोल्ट कर दिया, इससे ज्यादा क्या करोगे? कहीं मिस्टेक? अच्छा ये 50 था, सॉरी ये 50 था, है ना, ध्यान नहीं दिया, ये 50 था। नंबर ऑफ टर्न 50 थे तो ये 30 आएगा, 30 हुआ तो ये 120 हुआ, ये कितना हुआ? 120 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट। स्टेप अप करेगा 120 वोल्ट, मैंने 500 सोचा था इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, ठीक है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? A 12 volt, 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer whose prime, चलो पहले डेटा लिख लो। 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड, लैंप है और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी में करेंगे, कॉमन सी बात है। मतलब हमें आउटपुट पावर दिया है कितना है? 60 वॉट, और आउटपुट वाला वोल्टेज दिया है कितना है? 12 वोल्ट। connected to a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 वोल्ट, मतलब V1 की वैल्यू दी है 220 वोल्ट। Assuming the transformer to be ideal,
आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा। व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी? करंट इन प्राइमरी करने की जरूरत है क्या कुछ? इसको P2 लिखा करो, है ना, ध्यान नहीं रहता मुझे। प्राइमरी में करंट पूछा है। एक चीज पता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होती है, बराबर है। अब इनपुट आउटपुट पावर बराबर है मतलब एक चीज पता चल गई कि इनपुट पावर की वैल्यू भी 60 वॉट ही रहेगी, ये भी पता चल गया। इसको V1 इंटू I1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। I1 पता करना है, V1 दिया था, V1 कितना दिया था 220, और I1 हमें पता करना था किसके बराबर, 60 के बराबर। तो I1 की वैल्यू आ गई 60/220। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, ये 3 बचा, ये 11 बचा, 2 से कैंसिल करो। अब 11 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा दो, ऊपर जो 30 आया, 11 से कैंसिल करो, 2 बार गया, 11 दूनी 22, 8 बचा, 0 बढ़ाओ, 11 7 बार जाएगा, 11 से कैंसिल करो, 7 बार जाएगा, 0.27, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट लास्ट ईयर आया था, मेंशन कर दिया मैंने, नीट 2023। क्या था इसमें? इनपुट आउटपुट का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है, वही जो फॉर्मूले बताए थे 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 1 और रेजिस्टेंस 100, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। चलिए पहले वैल्यू रख लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 100 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 10 मिली हेनरी, मतलब 10 की पावर -3 हेनरी, मतलब हमारे पास आ गया 10 की पावर -2 हेनरी। कन्वर्ट करते चलो, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 की पावर -6 फैरेड, 1 माइक्रोफैरेड का मतलब 10 की पावर -6 फैरेड, ये दे दिया। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, फ्रीक्वेंसी बतानी है जब रेजोनेंस हो। भाई रेजोनेंस की कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूला रह गया था, इसको लिखते हैं 1/2π√LC, ये याद रखेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन आप कर लो, ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज मैं करता हूं। चलिए L और C का मल्टीप्लाई तो करें, L इंटू C करें। L की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2, C की वैल्यू 10 की पावर -6, कितना आ गया? 10 की पावर -8, ये LC आ गया। मतलब अगर अंडर रूट LC करते तो कितना आता? 10 की पावर आधा पावर आता, भाई अंडर रूट लगता तो 4 बचता, ये अंडर रूट LC आता। अब ये करना है, FR की वैल्यू लानी है, 1/2 पाई को पाई लिखो। अब रूट LC की वैल्यू 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, यानी कि हो गया 4 0, और डिवाइड बाय 2। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट कर लो, ना करो, करें, चलो देखते हैं। 7 ऊपर गया, ऊपर हो गया 22/2, यानी कि एक काम करो, इसको आगे लिख लेते हैं अगले वाले पेज में। 7 ऊपर जाएगा, अरे क्वेश्चन आ गया क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन रह गई, मैं इसको छोटा छोटा लिखता हूँ, है ना, इसको मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। 10 की पावर 4 ऊपर हो गया, और ये हो गया 2 × 22/7, 7 ऊपर गया, 10 की पावर 4 ऊपर है ही, नीचे बचा 44। एक चीज तो क्लियर है, किलो हर्ट्ज में आंसर आएगा, ये तो आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, दिख गया होगा 10 की पावर 4 है तो एक काम करो, इसको किलो वाले में कन्वर्ट करो, मतलब इसको लिख लो 70/44 × 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ये तो क्लियर है, लिखा जा सकता। अब 44 से डिवाइड करो तो किलो हर्ट्ज में आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा। भाई डिवाइड करो, 44 से एक बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा? 50, 20, 20 और 6 26, 26 बचा, 44 से डिवाइड करो, 26 मतलब 260 मान लें, 44 से अगर डिवाइड करते 50 से तो 5-6 बार जाता, 5 बार जाता, सही है, इंटू 10 की पावर 3 मतलब हर्ट्ज, कॉमन सी बात है, मैं यूज करना पड़ेगा, यही आंसर है 1.59 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एक्यूरेट तो निकालने बैठेंगे नहीं, ठीक है, ये भी नीट 23 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करना, तो बाकी ऐसी खास कैलकुलेशन है नहीं कि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दिए थे, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ होते तो दिक्कत आती, क्लोज ऑप्शन नहीं है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन,
या तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट बनाएगा या तो ऑप्शन थोड़ा टफ करेगा। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो ऑप्शन में थोड़ा सा टिपिकल कर देता है, या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ऑप्शन सिंपल भी करता है या ऑप्शन भी टिपिकल किए जाते हैं ना। क्लोज वैल्यू दे दो 0.12, 1.2, 0.012 ऐसे करके, तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो पूछ ही लिया पहले ही। फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज एलसीआर सर्किट, और सी की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैरड, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -5 फैरड। भाई माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, एक 10 कम कर दो 10 की पावर -5 बचा, और ओमेगा दे दिया है 1000। अब बोला क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करे, देखो हिंट्स दे दिए, करंट मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम मतलब वो किसकी बात कर रहा है, रेजोनेंस की। रेजोनेंस की बात कर रहा है तो मैं इसको व्हाट इज द वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। ओमेगा को ऐसे नहीं लिख सकते 1/√LC, ये होता है एक फॉर्मूला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये फॉर्मूला। इसी को तो मैंने 2πf लिखा था, तो f = 2π से नीचे डिवाइड हो जाता है। तो यहां से अगर देखें तो इसको इससे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर = 1/LC। L लेके आना था तो L = क्या आता, 1/ω²C बराबर है। ओमेगा स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब होता है 10 की पावर 6, और C का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये कितना बचा 10, यानी कि 1/10। एरर देख लेना, 1/10 आ रहा है, 1/10 बराबर है। और कुछ तो इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही, 1/10 आ रहा ना भाई साहब, कहीं गड़बड़ कर, वापस से रीड करो। करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज एलसीआर, सी था हमारा, दिया था 10 की पावर -5, और एल हमें निकालना था, और ओमेगा 1000 दिया है। ठीक है, तो ओमेगा को ये लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, तो एल निकालना था तो ओमेगा स्क्वायर सी, ओमेगा मतलब 1000 का स्क्वायर 10 की पावर 6, और सी बचा, सी की वैल्यू 10 की पावर -5 है, तो ये 10 बचेगा, 1/10 ही आ रहा। अच्छा, इसको ऑप्शन में कैसे लिखा है इन्होंने, 100 मिली हेनरी लिखा, देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन। कैसे भाई, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 100 मिली हेनरी का मतलब हुआ 100 × 10 की पावर -3 हेनरी, इसका मतलब ही तो हुआ हमारा 1/10 हेनरी, मतलब एल हमारा कितना आएगा 100 मिली हेनरी। ध्यान नहीं दिया अपन ने, ऑप्शन में उलझ जाते अभी, अब मैंने सही करा था, 1/10 ही आ रहा था, मैंने ऑप्शन देखा तो मिल नहीं रहा था, इसलिए वापस से चले गए। 1/10 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 100 मिली हेनरी का मतलब क्या होता है 1/10, भाई मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो 2 पावर से 2 पावर कल 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, सही है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन भी कभी कभी ऐसा ऑप्शन पूछे जाते हैं ना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आप लोगों ने जितना प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी होगी, और बाकी हल्का हल्का देखते चलो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल नहीं आते, आप ज़्यादा लोड नहीं लें कि ज़्यादा टिपिकल आएगा क्या करेंगे, फिजिक्स का कैसा होगा, तो एवरेज क्वेश्चन आप ध्यान रखो बस, टिपिकल क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ो नहीं, सिंपल और एवरेज क्वेश्चन आपको करने हैं, आराम से 35 से 40 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर दिस। तो ध्यान से देखें, सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है, देखो बार बार ध्यान रखना, एलसीआर का सर्किट, सीरीज एलसीआर का क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, और सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर कितना दिया है 80 वोल्ट, ठीक है, 80 वोल्ट दे दिया इसका रजिस्टर का, और किसका दिया है, कैपेसिटेंस का दिया है वीसी की वैल्यू 40 वोल्ट, और इंडक्टर का दिया है वीएल की वैल्यू 100 वोल्ट, इंडक्टर है लास्ट में। ठीक है, बोला क्या है, पावर फैक्टर निकालो, तो cos फाई को हम लिख सकते हैं R/Z, या मैं cos फाई को ऐसे नहीं लिख सकता, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज, भाई यही तो है, इसमें आई का मल्टीप्लाई करो तो वही बन जाएगा, ये तो पता है, V अगर आ जाए तो बन जाए, तो V कैसे आएगा, तो V को लिखेंगे अंडर रूट में VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, वैल्यू रखो, VR² मतलब 80, 80 का स्क्वायर कितना हुआ 1600, सॉरी 64, 8 है ना, 6400,
64 और इसका स्क्वायर कर दो 0 का, ठीक है, प्लस लगाओ। अब VL माइनस VC, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 का डिफरेंस 60 आ रहा ना भाई, दोनों का डिफरेंस 60 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3600, ठीक है। मतलब V की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट में 10,000, 10,000 से बाहर कितना आएगा 100 वोल्ट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दो VR बाई V, तो cos phi इक्वल टू VR बाई V, VR की वैल्यू कितनी थी 80 वोल्ट था और 100 इधर 0.8, ये है पावर फैक्टर, ठीक है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं, 0.8, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने समझ लिया है इस चैप्टर के बारे में, EMI और AC के बारे में। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन कम से कम आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी पैटर्न पे मिलेंगे, तो आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन सेम है, आना मुश्किल रहता है बट पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेक्चर, ये वीडियो हमारे शेयर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ऐसे ही जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।